अंतर मम विकसित करो, हे अंतर्यामी। निर्मल करो, उज्जवल करो, सुंदर करो, हे अंतर्यामी। जागृत करो, उद्यत करो, निर्भय करो, हे अंतर्यामी। मंगल करो, निर्लस निसंशय करो, हे अंतर्यामी। अंतर मम विकसित करो, हे अंतर्यामी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की मंगल कामनाओं, उत्साह, उमंग, नवजीवन का संचार करती इन सुमधुर पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर शिप्रा शिल्पी विश्वरंग जर्मनी एवं सृजनी ग्लोबल जर्मनी, कनाडा, यूएस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रवास में भारतीय संस्कृति का बदलता स्वरूप विषयक संगोष्ठी में विश्वरंग के सभी विश्वव्यापी दर्शकों एवं श्रोताओं का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं विश्वरंग जर्मनी परिवार की ओर से आज की संगोष्ठी के मुख्य अतिथि सुविख्यात वरिष्ठ साहित्यकार हिंदी सेवी माननीय रमा तक्षक जी से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगी। आज्ञा है सर? अवश्य। बहुत आभार सर। आपकी महनीय उपस्थिति से अत्यंत हर्षित एवं गौरवान्वित हैं। आज का मुख्य आतिथ्य स्वीकारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। आज हम सब टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्वरंग महोत्सव 2022 के अंतर्गत विश्वरंग जर्मनी अध्याय की ओर से आयोजित कथेतर साहित्य के माध्यम से इस प्रतिष्ठित मंच से जुड़े हैं। मेरी कविताओं की भूमि मेरा मन है कहने वाले नीदरलैंड्स के माननीय रमा तक्षक जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आज का मुख्य आतिथ्य पद वो स्वीकार करें। स्वागत करती हूँ पटल पर उपस्थित नारी शक्ति का, जो आज अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करेगी। हृदय से स्वागत है लब्ध प्रतिष्ठित साहित्य सेवी कवित्रियों का, साहित्यकारों का, प्राची चतुर्वेदी रंधावा जी का, श्रद्धा मिश्रा जी का, इंदु नांदल जी का। विश्वरंग के पटल पर जर्मनी की ये प्रथम प्रस्तुति है। रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के संस्थापक व कुलपति महान साहित्यकार माननीय संतोष चौबे जी हैं। ये कौन नहीं जानता होगा। ये विश्वविद्यालय साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षण को बढ़ावा देता है। श्री संतोष चौबे जी के मार्गदर्शन एवं समकालीन साहित्य के पुरोधा लीलाधर मंडलोई जी के उपनिदेशन, श्री रामा तक्षक जी जैसे समर्पित हिंदी सेवकों के कुशल निर्देशन में विश्वरंग महोत्सव का आयोजन वर्ष 2019 से लगातार प्रतिवर्ष किया जा रहा है। सौभाग्य है कि 2022 अक्टूबर से नवंबर तक चलने वाले विश्वरंग महोत्सव में जर्मनी भी अपनी प्रतिभागिता कर रहा है। 50 से भी अधिक देशों के में साहित्य, कला, संस्कृति को समर्पित ये संस्था राष्ट्रीय ही नहीं प्रवासी मनों की भावनाओं को भी विश्व पटल पर उजागर कर रही है। विश्वरंग जर्मनी की प्रभारी के रूप में मैं डॉक्टर शिप्रा शिल्पी सक्सेना आज आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। तो आज की ये संगोष्ठी जर्मनी में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति अपने पंख पसार रही है, किस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को और मजबूत कर सकते हैं, इस विषय में आज हमने विश्वरंग परिवार की ओर से ये एक संगोष्ठी आयोजित की है, जिसमें हमारे साथ माननीय रमा तक्षक सर नीदरलैंड से जुड़े हुए हैं, जो कि आज हमारा मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रद्धा मिश्रा जी, बहुत सुविख्यात लेखिका हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं वो। हमारे साथ जुड़ी हैं इंदु नंदाल जी, जो कि जर्मनी से हैं और बहुत सुंदर काम कर रही हैं वो साहित्य की दिशा में, हिंदी की दिशा में। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्राची चतुर्वेदी रंधावा जी, कनाडा में रहती हैं पर जर्मनी का उनका कर्म क्षेत्र है और बहुत सुंदर, वो भी हिंदी से जुड़कर, हिंदी भाषा से जुड़कर, भारतीय संस्कृति से जुड़कर सुंदर काम कर रही हैं। तो आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे समक्ष बर्लिन से जुड़ी हैं श्रद्धा मिश्रा जी। श्रद्धा मिश्रा जी के विषय में मैं बताना चाहूंगी कि पत्रकारिता में स्नातकोत्तर बर्लिन में आप निवास कर रही हैं पिछले विगत 3 वर्षों से। साथ ही साथ आप मीडिया बिजनेस प्रोफेशनल हैं, यूट्यूब होस्ट हैं, निर्माता हैं पॉजिटिव टॉक्स विद श्रद्धा की। साथ ही साथ ड्रीम पिक वर्ड संस्था की फाउंडर हैं। आप लखनऊ दूरदर्शन आकाशवाणी में न्यूज रीडर एवं कार्यक्रम संचालक भी रही हैं। रेडियो स्टेशन हेड 104.8
8 FM की रही हैं। साथ ही साथ इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़कर इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन भी किया है। ज्योतिष एवं साहित्य में आपकी विशेष रुचि है। मैं स्वागत करती हूँ श्रद्धा मिश्रा जी का कि वो आए और भारतीय संस्कृति के जिस प्रकार से आज अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है, इस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करें। स्वागत है श्रद्धा मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी को प्रणाम और नमस्कार करना चाहूंगी। इस मंच पर उपस्थित जितने भी गणमान्य जन हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं। और डॉक्टर शिल्पा शिप्रा जी, आपका जो योगदान है भारतीय संस्कृति, कला और किसी साहित्य के भी क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र आप ले लीजिए, उसमें आप हमेशा लोगों को जोड़ती हैं और अपना योगदान जारी रखती हैं। तो आप तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ 3 साल से जर्मनी में रह रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने जिस दिन मैं जर्मनी में आई उसके दूसरे तीसरे दिन से ही मैं इंडियन कम्युनिटी के साथ जुड़ गई और तब से लेकर के अब तक मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति एक ऐसा बगीचा है जिसमें हर ऋतु में हर अलग अलग तरीके के फूल खिलना लाजमी सी बात है। तो हम विविधताओं को लिए हुए हैं और अपनी संस्कृति को इसी तरीके से जोड़े रहते हैं जैसे कि फूल के अंदर खुशबू है और वो उसका होना लाजमी, उसके बिना तो फूल हो ही नहीं सकता। और हम जहां भी जाते हैं हम अपने साथ में गंगा की पवित्रता और अपने देश की मिट्टी की खुशबू और साथ में केसर कुमकुम तो लेकर के चलते ही हैं। यानी कि हमारी संस्कृति के साथ में जो धर्म का मिश्रण है उसके चलते हम लोगों के जो तीज त्योहार हैं, सेलिब्रेशन है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आप देख लीजिए कि जो हमारे इंडियन जो कैलेंडर है उसके अंदर जितनी भी तिथियां होती हैं, तो शायद ही कोई ऐसी तिथि छोड़ी होगी जिस दिन हम कोई उत्सव नहीं मनाते हैं। अक्षय तृतीया हो गई, गणेश चतुर्थी हो गई, नाग पंचमी हो गई, हमारी सूर्य षष्ठी हो गई, जब छठ का व्रत हुआ है, हाँ, और कृष्ण जन्माष्टमी पर वो अष्टमी को होता है, रामनवमी हो गई, दशहरा हो गया 10 दिन में हमारे, इस तरीके से त्रयोदशी हो गई हमारी, फिर दिवाली आ गई। और आप कितनी अचरज की बात है कि हम जहां पूर्णमासी को होली मनाते हैं वहां हम अमावस्या को दिवाली मनाते हैं। तो यानी कि हम हमेशा कुछ ना कुछ मनाते रहते हैं और बहाने ढूंढते रहते हैं। बर्लिन की बात करूं, 2019 में मैं यहाँ पर आई तो वो साल तो काफी अच्छा निकला। उस समय मैंने अनुभव करना शुरू किया कि यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी है क्या। जब पता चला कि है तो बहुत खुशी हुई, फिर वो क्या करते हैं ये जानने की इच्छा हुई। तो चलिए, फिर उसके बाद में 2000 का समय जो था वो तो हम सबके लिए पेंडेमिक का था, हम सब कैद हो गए। लेकिन तब हमने जाना कि बाहर निकल करके एक दूसरे से मिलके हर्षोल्लास के साथ में त्योहारों को मनाना कितना महत्वपूर्ण है, जो हमें नॉर्मल रूप में, जो कि हमें साधारण रूप में हमें समझ में नहीं आता, तब हमें महसूस हुआ। 2021 में धीरे धीरे खुलते गए और ये जो 2022 आया है, आप सब लोगों ने भी अपने अपने शहर में महसूस किया होगा, जहां भी आप रहते होंगे, कि इतने खुल के त्योहार मनाए गए हैं इस साल कि उसके कहने ही क्या। यहाँ बर्लिन की बात करूं या फिर जर्मनी के जितने भी काउंसलेट हैं, तो मैं इंडियन एम्बेसी के बारे में बताना चाहूंगी कि इंडियन एम्बेसी में मैंने एक चीज देखी है कि जिस तरीके से हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई जो भी विधाएं हैं, चाहे वो नृत्य हो, शास्त्रीय संगीत हो, उसको वो लोग कलाकारों को मंच दे रहे हैं। और अभी आयुर्वेदा डे उन्होंने सेलिब्रेट किया, जो पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितना भी आयुर्वेदाचार्याज हैं उस क्षेत्र में कितना शोध कार्य हो रहा है, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, उस पर बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करती हैं। तो अब चाहे आप वहाँ पर आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी देख लीजिए, जो कि बटुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ 25 सितंबर को। तो जो टेम्पल्स थे जितने भी सिटीज के अंदर, वहाँ पे काफी वो लोग लेडीज जो है, स्त्रियां जो है, वो ऋतु के जो भी फूल होते हैं उन्हें कलेक्ट करती हैं और उनको सजाती हैं, वहाँ नृत्य करती हैं, बहुत सारा गायन होता है। तो वो एक अलग चीज देखने को मिली। फिर गुजराती समाज ने यहाँ पर जो गरबा इवेंट्स जो है, अब तो पूरे विश्व में गरबा का जो कार्यक्रम होता है, तो जर्मनी में भी बहुत धूमधाम से हुआ। मराठी समाज ने यहाँ पर तो इस बार कमाल ही कर दिया, 10 दिन का एक बहुत ही बड़ा उत्सव रखा। और यकीन मानिए कि सड़कों पे उतर करके वो जो उनका खास तौर का जो ढोल है वो उन्होंने बजा बजा करके और
बहुत अच्छा आयोजन हुआ। फिर बंगाली ग्रुप ने तो हमेशा जो दुर्गा पूजा का जो महत्व है सभी जानते हैं नवरात्रि में, तो दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। तो उसके अलावा भी कर्नाटका का मैं आपको बताना चाहूंगी, कर्नाटका जो है वो राज्योत्सव मना रहा है, और ये उनका 67th राज्योत्सव है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अचरज को लिए हुए है। मैंने जब ये 67 नंबर देखा तो मुझे लगा कि अच्छा, कितने सालों से ये लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है कि हर कम्युनिटी दूसरे समूह को आमंत्रित कर रही है, और हमें एक जगह पर रह के पूरे भारत की विविधता को देखने का जो मौका विदेश में रह करके मिल रहा है, वो शायद, मैं नॉर्थ इंडिया से आती हूँ और मैंने कभी इन त्योहारों के नाम नहीं सुने थे जिनका मैं आज हिस्सा हूँ, जिन्हें मैं इतने करीब से देख पाती हूँ, पूछ पाती हूँ कि आप क्यों मनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर भारतीय संस्कृति का रूप है। और मैं कहती हूँ कि हम सब लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमने भारत से निकल करके, दूर से जाकर के, जो भारत को पूरा भारत नजर आता है ना जब आप ग्लोब में देखते हैं, तो वो चीज हमें विदेश में रहकर देखने को मिलती है। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं बहुत लंबा बोल गई और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उससे अपने आप को कनेक्टेड महसूस किया होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने श्रद्धा जी कहा कि भारतीय संस्कृति अपने पंख, जैसे मैंने कहा, पंख पसार रही है। और सच तो ये है कि इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारी जर्मन सरकार का है कि वो हमें अपने पंख पसारने का यहाँ पे अवसर दे रही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो जन्मभूमि के साथ हम जुड़े रहते हैं। कई बार ऐसा होता है हम नॉस्टैल्जिया में रहते हैं और हम अपने देश से ही जुड़े रह जाते हैं, और जिस देश में जाते हैं वहां की संस्कृति से, वहां की सभ्यता से, वहां के त्योहारों से नहीं जुड़ पाते हैं। और लेकिन ये एक बहुत सुंदर अवसर है हम सभी के लिए कि जब हम वैश्विक संस्कृति से जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना सुंदर हमें यहाँ पे बताया कि जर्मनी में किस प्रकार से पर्व और त्योहारों को मनाया जाता है, भारतीय संस्कृति को। और सबसे विशेष बात है, मैं कोलोन के विषय में भी ये चीज बताना चाहूंगी कि कोलोन में भी इंडो जर्मन सोसाइटी जो है वो मिलकर इन त्योहारों को मनाती है। तो ये एक बड़ी ही विशेष बात है कि जर्मन्स भी उसी प्रकार से हमारे त्योहारों को मनाते हैं जैसे हम उनके त्योहारों को मनाते हैं, उनके क्रिसमस को मनाते हैं, उनके हैलोवीन को मनाते हैं। और यही विश्व रंग का उद्देश्य है। यही इसी उद्देश्य के साथ कि कला और संस्कृति का प्रसार होना चाहिए वैश्विक स्तर पर, मात्र हमें सीमित नहीं रह जाना चाहिए अपनी सीमाओं के अंदर। और बहुत सुंदर ये परिचर्चा चल रही है। और चलिए हम चलते हैं, इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ती हूँ और चलती हूँ जर्मनी में ही। हमारे साथ इंदु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इंदु जी वैसे तो समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, वॉलीबॉल की नेशनल खिलाड़ी रह चुकी हैं, ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने प्रतिभागिता की है। और अशाफनबर्ग में रहती हैं वो। और 26 वर्षों से उन्होंने इंडोनेशिया में निवास किया है, वहां पे शिक्षण का कार्य किया है। तो वहां की संस्कृति भी वो जर्मनी लेकर आई है। तो भारतीय संस्कृति, इंडोनेशिया की संस्कृति और जर्मनी की संस्कृति, तो वो त्रिवेणी कही जाएंगी। एक प्रकार से मैं कहूंगी कि संस्कृति का वो त्रिवेणी है। और बहुत सारे महिला काव्य मंच की वो अध्यक्ष हैं। साथ ही उनको भारतीय दूतावास म्यूनिक ने उनके हिंदी लेखन के लिए सम्मानित किया है। तो मैं बहुत मन से, बहुत आदर से स्वागत करती हूँ इंदु नांदल जी का कि वो आए और बताएं कि किस प्रकार से वो शाफनबर्ग में किस प्रकार से वो देखती हैं भारतीय संस्कृति को जर्मन संस्कृति के साथ जुड़कर। स्वागत है इंदु जी आपका। शिप्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन सुंदर शब्दों के लिए। और सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित सभी महान हस्तियों को प्रणाम करना चाहूंगी, और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी सादर प्रणाम। और बिल्कुल सही कहा शिप्रा जी, इंडोनेशिया, जर्मनी और भारत, जो तीनों संस्कृतियां हैं, वो बिल्कुल मुझे उनका एक बहुत सुंदर एक वो जो है उनको टेस्ट करने का और स्प्रेड करने का मुझे मौका मिला। और 26 साल से हम लोग इंडोनेशिया में थे, तो शादी के तुरंत बाद मैं विदेश आ गई। तो विदेश जो है मेरा ससुराल है और भारत मायका है। तो कभी कभी मायके में तो कभी कभी जाना होता है तो पर कभी लगा नहीं कि जैसे हम लोग बाहर रह रहे हैं। इंडोनेशिया में भी बहुत अच्छे लोग थे और वातावरण बहुत अच्छा था, और सारे जो
भारतीय जो संस्कृति है वहाँ पर बिल्कुल हर त्योहार मनाते थे। और योग्यकार्ता में तो हर दिन रामायण होती है, और बाली में तो राम जी को और सीता जी को पूजते हैं वो लोग, और नाम भी अपना वैसे रखते हैं। अभी हम 2-3 साल से हम जर्मनी में हैं, पर जर्मनी में भी आकर हमें ये कभी नहीं लगा कि हम अपने देश से बाहर हैं, क्योंकि शायद जो हम पूरे विश्व को ही जो एक अपना परिवार मान लेते हैं, जो वो सोच है तो हमें बहुत आसान कर देती है जो हमारी इस जर्नी को, हमारी यात्रा को। और मैं एक अध्यापिका रही हूँ, तो हमेशा हम जो बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि डोंट गिव अप। तो कोई भी सिचुएशन हो हम उसमें ढल जाते हैं। और जर्मनी जो है वो बोला जाता है कि जो कवि हैं और जो साहित्यकार हैं उनका देश है। और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य है कि ऐसी सिचुएशन थी जब हम यहाँ आए, कोविड था, तो बहुत लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, हम लोग क्वारंटीन में थे। तो एक अच्छा देखो, एक भगवान के आशीर्वाद से एक मिरेकल हुआ कि मुझे लगा कि मैं चलो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हूँ, जो मैंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के साथ में बनाया, शिप्रा जी आपको पता है। तो शायद ये चमत्कार यहाँ जर्मनी के हवा पानी में ही है कुछ, की आते ही वो जो कवि है और वो जाग गया मेरे अंदर, और मैंने 665 लाइंस का रामायण पर कविता लिखी और उसका एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो बहुत हमारा जो अनुभव है जर्मनी में बहुत अच्छा रहा। हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत अच्छे जर्मन फ्रेंड्स हैं। तो एक उसमें डॉक्टर है, और जो हमारे मदद करते हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं। तो हमें यूं नहीं लगा कि हम किसी दूसरे देश में आए हैं, नए देश में आए हैं। 26 साल इंडोनेशिया में रहने के बाद में यहाँ पर भी हम एकदम आने के बाद में हमें घर जैसा महसूस हुआ। तो जैसे पीछे हम गार्डन में, बगीचे में खड़े होकर आपस में गप्पे भी मारते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। आपस में जो उन्होंने बताया कि कहाँ पर क्या क्या खाने को मिलता है, तो खाने की बात चली है, आपने बोला कि बताना है कि जर्मनी में खाना जो है वो कैसा है और कैसी सहूलियत है, और कैसे जो हमारे मसाले हैं वो सब मिलते हैं कि नहीं। तो आते ही हमें बहुत खुशी हुई कि जब हम जर्मनी में आए उससे 2-3 महीने पहले ही यहाँ पर एक पंजाब मसाला जो हाउस है, वो एक दुकान खुली जिसमें सब कुछ अवेलेबल था। तो हमारी तो चांदी हो गई बिल्कुल। और हर चीज उसमें, भिंडी से लेके कड़ी पत्ता और जलेबी और सब कुछ मिलता था उसमें। और यहाँ पर हम अशाफनबर्ग में हैं, तो यहाँ आसपास में भी मिठाई की दुकानें भी हैं, जैसे एक भाई भाई स्वीट्स हैं। तो आप मिस नहीं करोगे कि आप भारत से दूर हैं। तो भाई स्वीट्स हैं, सूफी स्वीट्स हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि जो हम ही नहीं है सिर्फ जो भारतीय खाने को पसंद करते हैं। यहाँ पर जो जर्मन्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भारतीय खाने को बहुत बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और उनको समोसे बहुत पसंद हैं। तो जब पंजाब मसाला हाउस में हर सैटरडे संडे को समोसे रहते हैं, वहां पर गर्मा गर्म समोसे खाने को मिलते हैं। तो कई बार जब हम पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि सब खत्म, कौन खा गया? जर्मन। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो कि हमारा जो खान पान है और जो संस्कृति है वो बाहर कितनी पसंद की जाती है। तो और यहाँ पर जो सुपरमार्केट्स हैं उनमें भी समोसे मिलते हैं, स्प्रिंग रोल्स मिलते हैं और मैंगो लस्सी मिलती है। आप मानोगे नहीं कि उनमें मैंगो लस्सी मिलती है। और जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं यहाँ पर जर्मनी में, तो कोई भी ऐसे जर्मन फ्रेंड्स या जो खाने के लिए वहां आए होते हैं, वो मैंगो लस्सी जरूर ऑर्डर करते हैं। तो हम सोचते थे कि मैंगो लस्सी हम सिर्फ हमें ही पता अच्छी लगती है, बट सारे जर्मन्स को यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है समोसे और मैंगो लस्सी। और यहाँ पर ऐसा खाने की कोई भी हमें अभी तक कोई तकलीफ नहीं आई है, क्योंकि हर चीज यहाँ पर मिल जाती है। और जो नहीं मिलती है तो मिठाई हम खुद बना लेते हैं, क्योंकि इतने साल बाहर रह रहे हैं तो अब हम हलवाई बन गए हैं बिल्कुल। क्योंकि जब जो चीज नहीं मिलती तो सीखनी पड़ती है, और अब हम बना सकते हैं वो।
तो आप ये मानोगे नहीं कि इतनी ठंड में भी हम मीठे मीठे रसीले आम यहाँ पर जर्मनी में खा रहे हैं इस महीने में भी। तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है। और जो ये विश्व रंग जो 2022 जो एक सराहनीय पहल है, जिसमें भारत व 50 अन्य देश टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में भाग ले रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही ये सराहनीय कदम है, पहल है। हम बहुत शुभकामना देना चाहेंगे यहाँ जर्मनी से। और जो मैं एक दोहा पेश करना चाहूंगी आपको प्रवास के बारे में, कि उड़ के आए हम विदेश, उड़ के आए हम विदेश, करने को विशेष, करने को कुछ विशेष, जगत का हर देश खास, जगत का हर देश खास, कुटुंब सा देता एहसास रे बंधु, कुटुंब सा देता एहसास। और दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पर रहकर अगर आपको मक्खन खाना है तो मैं आपको बताऊंगी जर्मनी में उसको जो क्वार्क मिलता है यहाँ पर, उसका स्वाद बिल्कुल मक्खन जैसा है। आपको लगेगा कि आप जैसे भारत में बैठकर अपना मक्खन खा रहे हैं। सरसों का साग भी मिलता है यहाँ, सरसों के खेत ऐसे भरे रहते हैं पीली पीली सरसों से, तो आप सरसों का साग और मक्खन और मैंगो लस्सी और आम और सब कुछ यहाँ पर भरपूर है। तो ऐसे लगता ही नहीं कि हम देश से बाहर हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो विश्व है ये पूरा हमारा परिवार है, और हमें इसका कहीं पे भी, हम किसी जग में हम कहीं पे भी चले जाएं, ऐसा लगता है कि जैसे हम भारत में ही हैं, क्योंकि हमारे दिल ही ऐसे हैं कि हम खुलकर मिलते हैं और सबको अपना लेते हैं। तो हमें लगता ही नहीं कि हम देश से बाहर हैं। और अंत में मैं देश के लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि हूं खुश मैं विदेश में, हूं खुश मैं विदेश में, ये तेरा ही वरदान है, हूं खुश मैं विदेश में, ये तेरा ही वरदान है, उड़ आई घोंसले से तेरे, उड़ आई तेरे घोंसले से, पर वहीं वो टहनी है, पर वहीं वो टहनी है जहां पहली उड़ान थी भरी, जहां पहली उड़ान थी भरी, ए देश मेरे तू पहचान मेरी, ए देश मेरे तू पहचान मेरी। तो भारत तो हमारे दिल में बसता है और बसता रहेगा हमेशा। कहीं भी हम बस जाएं, उस देश को भी हम अपना लेते हैं जो हमारी कर्म भूमि है और जो जन्म भूमि है। सबको प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर इंदु जी, बहुत स्वादिष्ट आपने जो अपने विचार स्वादिष्ट मतलब मसालों के साथ और समोसे और जलेबी के साथ भरकर जो हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए। निश्चित ही ये यही उद्देश्य है विश्व रंग का, जो हमारे खान पान है, आचार व्यवहार है, जो हमारा साहित्य है, ये सब संस्कृति का ही अंग है। और इसी बात को बढ़ावा देता है रविंद्रनाथ यूनिवर्सिटी जो है, इसी बात को बढ़ावा देती है। अनुसंधान और शिक्षण में जो भारतीय संस्कृति प्रवासों में पनप रही है उसको आगे लेकर आना चाहती है। ये उसका मुख्य उद्देश्य है, विश्व रंग का ये मुख्य उद्देश्य है। और मैं इसी संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए चलती हूँ कनाडा की ओर। कनाडा जो है, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हैं प्राची चतुर्वेदी रंधावा जी, जो सृजनी की को फाउंडर भी हैं। आज सृजनी जो है संयुक्त तत्वावधान में आज विश्व रंग के साथ इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। प्राची जी के विषय में मैं विशेष तौर पे बताना चाहूंगी कि वो 8 देशों की यात्रा कर चुकी हैं, 8 देशों में निवास कर चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास संस्कृतियों का जो मिला जुला रूप है वो कितना सुंदर होगा। आप फौजी परिवार से आती हैं, भारत के फौजी परिवार से जुड़ी हुई हैं, और बहुत सुंदर देशभक्ति की जोश जगाने वाली जो हमारे वीर हैं उनके विषय में उनका साहित्य लेकर सामने आती हैं। कवियत्री तो है ही, साथ ही साथ वो आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लगभग 15 वर्षों से। बहुत सुंदर लिखती हैं,
बहुत सहज सरल मन की हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो मैं बहुत प्यार से, बहुत आदर से आमंत्रित करती हूँ प्राची जी को कि प्राची चतुर्वेदी रंधावा जी आप आइए और बताइए कि कैसी है कैनेडियन, इंडियन और जो हमारी जर्मन संस्कृति है, कैसा अनुभव रहा आपका? जी स्वागत। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर शिप्रा शिल्पी इस सुंदर आयोजन के लिए। रमा तक्षक जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि जो विश्व रंग के विख्यात रंग हैं वो पूरे विश्व में बिखर रहे हैं। हम सब उन रंगों का ही हिस्सा हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। जितने भी आज लोग हमें सुनकर जुड़ रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही एक निराला सा ये टॉपिक जो है आपने निकाला। क्षमा चाहूंगी कुछ शब्द शायद इंग्लिश के आ जाए, क्योंकि अभी बड़ा मुश्किल होता है जब आप इंग्लिश में मीटिंग्स कर रहे हो और एकदम से स्विच करें हिंदी में तो पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि मेरा जर्मनी का जो मेरा जो इंटरेक्शन रहा है जर्मनी से वो काम को लेकर रहा है। पिछले कई वर्षों से, करीब 17 वर्षों से मैं आईटी के क्षेत्र में कार्यरत रही हूँ। और जर्मनी एक ऐसा देश है जिसके साथ बहुत क्लोजली काम किया। कई हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो जर्मन होते हैं। किसी भी अगर हम संस्कृति को समझने की कोशिश करें तो जरूरी है उसके इतिहास को जानना। तो एक बहुत ही सुंदर किताब आई थी फ्राइडरिच विल्हेम की, जिसका नाम था द जर्मन रिस्पॉन्स टू इंडियन कल्चर। ये कुछ 1971 में आई थी और इस पे बहुत सारी आपको छाप मिलेगी कि जो 18वीं शताब्दी में फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी थे उसमें कैसे हिंदी कला और साहित्य जो है उसका रुझान और उसका प्रभाव दोनों दिखते हैं इन कल्चर्स पर। तो मुझे लगता है एक जो बड़ी वजह है कि जर्मनी में भारतीय कल्चर को जिस तरीके से संभाला जा रहा है उसका कारण यह है कि भारतीय भाषाएं जो है, चाहे हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ा हो, हमारी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये कि हमारे पास लिपि और वाचन दोनों में इस भाषा का प्रयोग होता है। कई ऐसे देश जिनकी भाषाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि उनमें लिपि नहीं है या उनको जो बोलने वाले हैं वो हर युग में कम होते जा रहे हैं। हमारी भाषा की लिपि और वाचन का फायदा ये है कि आज भी जो हमारे अथर्ववेद, सामवेद हैं या जो हमारे पुरातन काल के जो भी कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आज भी हमारे पास है। हम उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। संस्कृत ये वो भाषा है जो कालों से चलती आ रही है, सालों से चलती आ रही है। और इसी तरीके से दूसरी जो चीज जिसकी बहुत प्यारी तरीके से व्याख्या करी श्रद्धा जी और इंदु जी ने है, वो है हमारे त्योहार और जो हमारा एक खान पान है और इन सब के पीछे के जो कारण होते हैं, जो इनके पीछे के साइंटिफिक या कहेंगे कि वैज्ञानिक जो तत्व इनके पीछे छुपे हैं कि क्यों ये होता है, क्यों शादी में हाथ पीले किए जाते हैं, क्यों आप दिवाली में एक दिन पहले दिए 5 जलाते हैं घर में। हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक तत्व छुपे हैं। हमने उनको जानने की कोशिश जो है वो करी है। यही चीज जो है ये जर्मन कल्चर में भी होती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जर्मनी की जो हिस्ट्री और इंडिया की जो हिस्ट्री है, सबसे बड़ी चीज जो हमें जोड़ती है वो ये कारण है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ विकास तो हो रहा है, लेकिन साथ ही में अपने जो हमारी जो ट्रेडिशंस है, जो कल्चर है, उसे हमने पीछे नहीं छोड़ा, हम उसे साथ लेकर चल रहे हैं। और यह एक सुरक्षित भविष्य बनाता है, क्योंकि अगर आपके भविष्य में आपके बच्चों को पता होगा कि आपकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से आती हैं, तभी आप पनप पाएंगे। हर उस कल्चर को जो आप देखें जो ये नहीं कर पाया, वो आज के समय में एक बहुत अलग दौर से गुजर रहा है, उसका विकास रुक गया है। और ये हम कनाडा, अमेरिका में भी देखते हैं। जो इंडिजिनस हम कहते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया में अबॉर्जिनल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये वो कल्चर्स है जिसमें लिपि की कमी की वजह से या क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो भाषा नहीं बोलती, उस कल्चर को नहीं फॉलो कर पाती, ये सब खो गया है। तो अब क्योंकि मैंने कहा कि मेरा कर्म क्षेत्र रहा है जर्मनी, बहुत सालों से कई जर्मन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे देश माने जाते हैं जिनमें अपने जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें भेजने से पहले उनकी ट्रेनिंग करी जाती है, उन्हें उस दूसरे कल्चर के बारे में बताया जाता है। एक ऐसा देश है जापान और दूसरा ऐसा देश है जर्मनी। तो जापानी भाषा हो या जर्मनी भाषा हो, ये आपको सिखाई जाती है, आपको उनके कल्चर्स के बारे में सिखाया जाता है। ये एक जरूरी अहम स्टेप होता है
जब कोई भी कंपनी, कोई भी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी अपने एम्प्लॉयज को या तो वहां भेजे उस देश, या उस देश के लोगों के साथ सिर्फ काम भी करना हो वर्चुअली, तो ये कराया जाता है। तो इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, एक डच सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे ग्रीट होइफस्टाड, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसपे 1970 के दशक में IBM ने शोध किया, जिसमें 70 देशों को इन्वॉल्व किया गया था और 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर यह शोध किया गया था। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स जो थे वो निकले। एक था पावर डिस्टेंस इंडेक्स, यानी कि जो आपका पावर है उसका गरीबों और अमीरों के बीच में कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना फर्क पड़ता है। जर्मनी और भारत दोनों ऐसे देश हैं जहां पर कि लोगों के पास, यानी डेमोक्रेसी के पास, इंडिविजुअल्स के पास ज्यादा पावर होती है। दूसरा पैरामीटर होता है व्यक्तित्ववाद और समष्टिवाद, यानी कि इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म। तो इसमें वो लोग जो कि अपने से पहले अपने आसपास का जो सोशल ग्रुप है, जो समाज है, उसके बारे में सोचें। ये वो देश है भारत और जर्मनी जो दोनों ये चीजें करते हैं। तीसरा होता है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, यानी पुरुष और नारीवाद। और चौथा होता है अनिश्चितता परिहार, यानी कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। इन सब चीजों को जब स्टडी किया गया तो भारत और जर्मनी के जो कल्चर्स हैं, जो हिस्ट्री है, उसमें ये सब पैरामीटर्स बहुत सिमिलर मिले। यानी ये वो देश है जो अपना इतिहास, अपनी संस्कृति सजोएंगे और आपकी संस्कृति को भी इसीलिए सजोएंगे क्योंकि वो आपका हिस्सा है। तो जब शिप्रा जी, श्रद्धा जी, इंदु जी जर्मनी में रहती हैं और वहां काम करती हैं, तो वो आपके कल्चर को उतनी ही वैल्यू करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके कल्चर के लिए करें। ये एक कॉमन पैरामीटर होता है। और सबसे बड़ी जो बात है, एक और पैरामीटर स्टडी में बाद में जोड़ा गया था, जिसको कहते हैं दीर्घकालिक अभिविन्यास या लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस लघुकालिक अभिविन्यास, यानी कि शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। जर्मनी का जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है बहुत हाई था, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक ड्राइवर है वो मिडिल क्लास है। भारत की ही तरह ये वो देश है जो कि अपने कुछ पावरफुल लोगों पे नहीं डिपेंड करता। ये वो देश है जो कि इकोनॉमिक, जो मिडिल क्लास है, वो उसकी वजह से ये देश प्रगतिरत है। तो क्योंकि ये सिमिलैरिटीज हैं दोनों देशों में, इसीलिए जर्मनी एक ऐसा देश है जो कि समावेश और विविधता, यानी कि इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी में बहुत बिलीव करता है। तो इसने भारत के कल्चर को अडेप्ट भी किया है। उसका रेफरेंस आपको 17वीं 18वीं शती की किताबों में भी दिखेगा, और आज के समय में भी, जैसे आपने कहा पंजाब भवन के जो रसगुल्ले समोसे हैं, या फिर जो आप दिवाली मनाते हैं जर्मन कल्चर में वहां के डिग्नेटरीज के साथ मिलकर, सब जगह आपको वो चीज दिखेगी। मैं जब गई थी तो मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि परियोजना प्रबंधक के रूप में मैंने काम किया था। तो मुझे एक चीज और बहुत अच्छी दिखी जर्मनी में, जो कि भारत से जोड़ती है हमें, और वो ये है कि बहुत जुझारू लोग हैं और योजना पे बहुत ध्यान देते हैं। वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि क्यों हम ये कर रहे हैं, कैसे हम इसे बनाएं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बहुत समय लगाते हैं उसे समझने में। तो जब भी एक ऐसा देश होगा जो खुद को या आपको समझने में इतना समय लगा रहा है, वो देश हमेशा आपकी संस्कृति को, आपके इतिहास को और आपके फ्यूचर को भी बहुत संभाल के, सांच के, संजो के रखेगा। अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा का हिस्सा बनाने के लिए। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने प्राची जी कि सच है, जर्मनी में सबसे बड़ी चीज जो मैं देखती हूँ, समय की प्रतिबद्धता। समय के प्रति ये बहुत ही बिल्कुल टू द पॉइंट काम करते हैं। बिल्कुल समय, घड़ी की नोक पे ये काम करने वाले लोग हैं, जो कि मैंने यहाँ के सीखा है। और एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे जर्मनी में लगती है कि हाँ को हाँ और ना को ना कहना आता है उनको। वो आपके कार्य में कहीं भी बाधक नहीं बनते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सहायक है व्यक्तित्व के निर्माण में, आपके कार्य के सफल होने की दिशा में। तो ये एक बहुत सुंदर सी बात है जो कि मैं जर्मनी में देखती हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी, जैसा आपने बताया कि इतनी भारतीय संस्कृति और जर्मनी की जो संस्कृति है उसके बीच में एक बहुत सुंदर तारतम्य हमें देखने को मिलता है। मैं स्वयं यहाँ पर अनुवाद से जुड़कर कार्य करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अनुवादित साहित्य एक बहुत सुंदर कड़ी है
किसी भी देश से उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसके आचार व्यवहार से जुड़ने के लिए। क्योंकि जब हम गोथे का साहित्य या उनकी कोई कविता अपनी हिंदी भाषा में अनुवादित करते हैं तो वो मात्र जर्मनी की नहीं रह जाती, फिर वो वैश्विक हो जाती है, उस पूरे वैश्विक हिंदी परिवार की हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कि भारतीय अगर 18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स ने कालिदास शाकुंतलम का या अभियान शाकुंतलम का उन्होंने जो है अनुवाद किया था, और जो कि बहुत पसंद किया गया। उसका मुख्य कारण ये था कि जर्मन्स को लैटिन भाषा के प्रति अनुराग है और संस्कृत उनको जर्मन लैटिन के बहुत करीब लगती है, तो उनको यही लगता था। उन्होंने आज भी अगर मैं किसी विश्वविद्यालय में जाकर बात करती हूँ तो उन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और आज ये अगर आप देखें तो ये हिंदी की एक बढ़ती हुई स्थिति को हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु को पढ़ाया जाता है। तो मैं आज जो है ये जो कार्यक्रम, ये जो संगोष्ठी आयोजित की, इसमें बहुत रोचक तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं जर्मनी और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। लेकिन उससे भी रोचक यहाँ पर एक मैं जिनको आमंत्रित अब करने जा रही हूँ, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उन्होंने हिंदी भाषा को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को एक अलग ही रूप दिया है। नीदरलैंड्स में रहकर उन्होंने अनुवाद के माध्यम से इटालियन कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया है, डच कविताओं को उन्होंने अनुवादित किया है और एक अलग ही रूप में वो हम सबके समक्ष हमारी भाषा को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को लेकर आए हैं। मुख्य रूप से मैं उनके विषय में जरूर कहना चाहूंगी कि वो व्यक्ति को साक्षी भाव से जीना चाहिए कहते हैं, और उनका मानना है कि उन्होंने अधिकांशतः खजुराहो के मंदिरों से जीने की प्रेरणा ली है। मैंने उनको सुना है और बहुत मतलब कहते हैं ना कि जैसे प्रेरणास्पद है उनकी हर बात। वो कहते हैं जब बात संस्कृति की होती है तो सहयोग होता है, और जब बात जीवन की हो तो टकराव होता है। तो वो बात संस्कृति करते हैं जिससे कि सहयोग मिले, आगे बढ़ने का हमें हौसला मिले। तो एक ऐसे मन को जो कि कविताओं में जो है बह जाते हैं, जब उनके हम शब्द सुनते हैं तो कविताएं कहते हैं तो हम बहने लगते हैं, अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। उनका एक बहुत सुंदर कविता संग्रह है, जब माँ कुछ कहती मैं चुप रह सुनता हूँ। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत सी उनकी ऐसी अनेकानेक बहुत प्रतिष्ठित लब्ध साहित्यकार हैं वो। उनको साहित्य के क्षेत्र में शिरोमणि हम कह सकते हैं। तो एक ऐसे व्यक्तित्व को आज हम आमंत्रित करते हैं जर्मनी विश्वरंग के पटल पर। मैं स्वागत करती हूँ रामा तक्षक सर का नीदरलैंड से कि वो आए और आज का हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, और आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। पता नहीं मैं इस योग्य हूँ नहीं या हूँ या नहीं, ये तो आपको पता है। बाकी मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि मेरी एक बड़ी दिली तमन्ना रही है जब मैं बहुत छोटा था और यहाँ दूध पिलाने की बात, ये मक्खन की बात आई थी, तो मैं मेरी माँ को मदद किया करता था। रोज मैं दूध पिलो करके तब स्कूल जाता था, मक्खन निकाला करता था। और मैं इस बात को इसलिए ले आया साथ में कि उन दिनों मेरी बहनें, एक बड़ी थी, शादी हो गई थी उनकी, और 2 छोटी थी, और मेरा ये सपना सा रहता था कि हमारी भारत की महिलाएं कब आगे आएंगी, मैं कब उनको इस रूप में देखूंगा कि वो समक्ष खड़ी हैं। और ये मैं आज रूबरू आपको देख रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी, बहुत खुशी की बात है। और ये आगे बढ़े, ये अब आपके हाथों में है। ये बहुत जरूरी है कि हम आगे बढ़ें और हमारे बच्चों को, हमारी बालिकाओं को हम आगे लेके आए। मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित होके अपने आप को धन्य समझता हूँ। मेरा प्रणाम आप सभी को। आज के इस आयोजन में जो कि आपने जर्मनी में भारतीय संस्कृति के बढ़ते स्वरूप की बात की है, भारतीय संस्कृति अपने आप में एक ऐसा जीवन का तरीका है, क्योंकि यदि हम, एक छोटी सी बात मेरी आज दूसरे मंच पर बात हो रही थी कि यदि हम संस्कृत को की बात करें जो कि संस्कृति से जुड़ा हुआ है,
वो संस्कृत भाषा हमें ये सिखाती है कि हम मानव रूप में अस्तित्व के चैतन्य की एक इकाई हैं, और इस चैतन्य की इकाई की होने के नाते हम जो जो संस्कृत की बहुत बड़ी देन मानता हूं मैं, उपनिषदों के 3 जो 4 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि जैसे, कि वो हमें उस ब्रह्म तक ले जाता है। मानवता की तो समानता की, मानवता की, कुटुंब परिवार की बात तो करते ही करते हैं, लेकिन हमें वो चेतना के उस शिखर तक ले जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये जो शिखर पे पहुंचना हुआ, ये उन ऋषियों की तपस्या को इसका बात का श्रेय जाता है, जिन लोगों ने तपस्या की और वो देह से बाहर के अस्तित्व को और देह में जी रही आत्मा को एक स्वरूप होने की जो उन्होंने बात की, उन्होंने परमात्मा से जोड़ा, इस देह को मंदिर बताया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बात जो मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बताई कि यदि हम संस्कृति से महिलाओं को हटा लें तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचेगा। तो महिलाएं जो है ना वो संस्कृति की संवाहक हैं। और मैं तो यहाँ कहूँगा कि जो बातें अभी आप लोगों ने बताई यहाँ पर, मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले अपने श्रद्धा मिश्रा जी की। तो श्रद्धा मिश्रा जी ने बताया कि जो भारतीय संस्कृति जो है वो एक तरह का बगीचा है विविधताओं का, और बगीचे की अपनी अपनी सुंदरता होती है, उसका अपना आमंत्रण होता है, उसका अपना परिवेश होता है, उसकी अपनी देह है, उसकी अपनी पुकार है। तो ये 30 त्योहारों के बारे में आपने बताया, और इतने त्योहारों के नाम बताए आपने जो शायद मैं भूल सा गया। आपने याद दिला दिया उस बात को। और मैं जब बात कहता हूँ आपको कि नारी और संस्कृति, तो मुझे लगता है कि नारी जहाँ जाती है, संपूर्ण सांस्कृतिक अस्तित्व नारी के साथ चलता है। बहुत सुंदर बात। और इसके बाद मैं चर्चा करूंगा इंदु जी की। उन्होंने ये, मैं अपने जीवन में ऐसे व्यक्तित्व से पहली बार मिल रहा हूं जो अध्यापिका हैं, खिलाड़ी रही हैं, जिन्होंने इंडोनेशिया में भी जो रही हैं, और इस समय आप जर्मनी में रह रही हैं, और आपने इंडोनेशिया के अनुभव भी साझा किए। रामायण और बाली में बताया आपने कि वहाँ का तो माहौल ही बड़ा राममय है, सीता और राम की पूजा होती है, और जर्मनी में भी आपको वही अपनापन लगता है। तो ये एक बात बड़ी जोरदार है। और वो हरियाणवी में एक छोटी सी कहावत है, क्योंकि मेरी माँ हरियाणा से आती है, कि एबी, एबी का मतलब होता है थोड़ा बदमाश, कि एबी को एबी कुंभ के मेले में भी ढूंढ लेता है। तो जो आदमी जैसा होगा प्रकृति का, वो कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जैसी प्रकृति के व्यक्तियों वाले व्यक्तियों से मिल लेगा, वो अपने आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। ये हमारा स्वभाव है, ये प्रकृति का स्वभाव है। तो और आपने बहुत सारे व्यंजनों की बात भी बताई, और ये एक बहुत बड़ी बात बताई आपने कि आपने लगभग 695 पंक्तियां जो है ना रामायण पे अपने रचना करके लिखी है। मेरी हार्दिक बधाई आपको। आप आगे भी ऐसे ही रचनाएं रचती रहें। और मैंगो लस्सी समोसे की बात भी आपने की। तो बात ये है कि और उन्होंने जो मिठाई बनाने वाली बात जो स्वावलंबी की थी, वो भी होता ही है, क्योंकि मैं भी यहाँ चपाती बनाता हूँ। मेरी पत्नी जो डच हैं, तो वो सारे भोजन बना लेती हैं, लेकिन जब चपाती की बारी आती है तो वो मेरे सामने टिका देती है कि अब आप ये करिए। तो चपाती मैं ही बनाता हूँ यहाँ पे। और आपने एक बहुत अच्छी छोटा सा दोहा भी सुनाया कि उड़ के आए हम विदेश करने को कुछ विशेष। साथ ही साथ हमने उसके बाद सुना प्राची जी को, और प्राची जी ने भी अपने अनुभव काफी समेटे हुए हैं। 8 देशों में रहना,
बहुत लंबे समय और बहुत अनुभव की मांग करता है और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की मांग करता है। तो ये आपका व्यक्तित्व है जो 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 इतना लचीला है और जहां आप इतनी जल्दी घुल मिल जाती हैं। और आपने एक बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा की आईटी के वर्क रिलेशंस को उद्धृत करते हुए कि आपने पुस्तक का नाम लिया द जर्मन रेस्पॉन्स टू इंडियन कल्चर। ये मैं भी, मुझे लगता है मुझे भी पढ़नी होगी। बहुत बहुत आभार आपका ये रेखांकन, इस रेखांकन के लिए। साथ ही साथ आपने ये बताया कि जो भारतीय भाषाओं में लिपि और जो वाचन की जो क्षमता है वो बहुत बड़ी बात है। मैं 2-3 दिन पहले ही मेरी पत्नी से बात कर रहा था और बात लिपि की हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि ये लिपि जो है ना वो आपकी संस्कृति की बहुत बड़ा पहिया है और उसी को उसी रूप में रखना बहुत जरूरी है, वरना तो लिपि बदलने से फिर अर्थ बदल जाते। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया मुझे उदाहरण दिया इस मामले में कि जो बाइबल है, बाइबल में परमात्मा को उन्होंने परमात्मा ही कहा है और उन्होंने ये कहा है कि मैं आपके साथ, मैं आपके अस्तित्व के साथ हूं। तो ना तो वहां वो परमात्मा स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, लेकिन लिपि के कारण उसको पुल्लिंग बना दिया गया। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं। इसलिए आपने जो ये बात बताई है कि भारतीय भाषाओं में लिपि और जो वाचन है वो आज भी बराबर अपनी क्षमताओं के साथ खड़ा है, ये बहुत बढ़िया बात है। और ये सब बातें हमें विदेशों में, जर्मनी जैसे देश में देखने को मिल रही हैं। क्यों अभी आपने इस बात की भी चर्चा की थी इंदू जी की, यहाँ पे मराठी और बंगाली वो भी दुर्गा पूजा आदि भी हो रहे हैं यहाँ पर, ये भी बात आपने बताई थी। तो ये भी मुझे और भारतीय दूतावास का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब मिलके हम कितना कर रहे हैं और हम एक देश में हमारी अपनी संस्कृति के साथ, उनके साथ जुड़ के हम किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा सा अंत में एक बात बताऊंगा और सबसे अधिक मैं इस समय पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा शिप्रा जी को कि उन्होंने मुझे आप सबसे जोड़ा, इस मंच से जोड़ा। तो विश्व रंग जो है वो एक बहुत बड़ा अनूठा प्रयास है। मैं 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। और ये 2019 में शुरू हुआ था, उसी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, भोपाल भी गया था। और संतोष चौबे जी ने का ये सपना एक बहुत बड़ा सपना है और आप ये देखेंगे कि उनका जो व्यक्तित्व है वो आज के दिन भारतीय संस्कृति को और विश्व रंग जैसे सपने को साकार खड़ा करने और उसे साकार करने में जितना उन्होंने अपनी पूरी क्षमता और ऊर्जा लगाई है, वो उसी हिसाब से आज शिखर को छू रहा है। और ये सिरजोड़ हमें और आगे बढ़ाएगा, वैश्विक धरातल पर हमें एक साथ लेके आएगा। हम एक साथ खड़े होंगे, समृद्ध होंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत आभार सर, आपने अपने सुंदर शब्दों से हम सबका हौसला बढ़ाया और ये प्रेरणा भी आपने ही दी है विश्व रंग परिवार से जुड़ने के लिए। मैं बस आप सबको बताना चाहूंगी कि सर के कारण ही विश्व रंग परिवार से मेरा जुड़ना हुआ और संस्कृतियों का ये आदान प्रदान चलता रहेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुत समृद्ध है, जैसा कि सर ने कहा। और बस उसको वैश्विक संस्कृति के साथ जो है हमें आगे लेकर और जाना होगा। उसके बहुत सारे माध्यम हैं, हम अनुवाद के माध्यम से आगे जा सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि महिलाओं के माध्यम से, जैसा आपने बताया अभी हमको, कि महिलाएं एक सशक्त वाहक हो सकती हैं, संवाहक हैं संस्कृति की, सभ्यता की, भाषा की, ज्ञान की। तो जो हमारी माएं थी उन्होंने हमें थाती के रूप में ये संस्कृतियां हमें दी हैं और इसको हम जितना चाहें उतना विस्तारित कर सकते हैं। विश्व के हर देश में विश्व रंग के परचम को फहरा सकते हैं। सिर्फ एक सहयोग की जरूरत है, एक साथ की जरूरत है। और आज आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हुए। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्राची जी, आपने समय निकाला, बहुत सुंदर आपने संस्कृति के विषय में साझा किया हम सबके साथ अपने विचारों को। बहुत आभार देती हूँ मैं इंदु नंदाल जी का। हमारे साथ जितने श्रोता जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार। मैं ऋतु ननन जी का विशेष रूप से आभार दूंगी कि वो शुरू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ी। आप हॉलैंड से हैं
और वहां की संस्कृति की ध्वजवाहक की तरह वो आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ रामा तक्षक सर का कि उन्होंने आज समय निकाला हमारे लिए, हमारे साथ जुड़े और अपने विचारों से हमें अवगत कराया और हमें प्रेरणा दी कि हम इसी प्रकार से विश्व रंग परिवार के का जो मुख्य उद्देश्य है उसको लेकर प्रवास में रहते हुए अपनी संस्कृति का विस्तार कर सकें, उसका प्रचार कर सकें। इसी कामना के साथ मैं विश्व रंग परिवार के आने वाले महोत्सव के लिए, जो कि अभी प्रारंभ होने वाला है और प्रवासी महोत्सव प्रारंभ हो चुका है, 1 से लेकर 10 नवंबर तक है, आप सब उस महोत्सव से जुड़े। यही कामना करती हूँ कि वो बहुत सफल हो और हम सब की ओर से, पूरी जर्मनी परिवार की ओर से विश्व रंग परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार।